जी जी डिस्प्ले सर हो हो गई। गई। ओके, जी सर लास्ट हो गई। लेक्चर में हम जी सर हो यूनिट, गई। ठीक है थैंक यू, लास्ट लेक्चर में हम यूनिट 3 पे थे और ये स्लाइड थी लास्ट जो हमने की थी। यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया था कि जो ग्रुप हैं और जो स्पेशल आइडेंटिटीज हैं, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो ग्रुप्स हैं उनकी मेंबरशिप्स आप चेंज कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल है डोमेन यूजर्स ग्रुप है, डोमेन एडमिन्स ग्रुप है, ठीक है। इनकी आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो आपके स्पेशल आइडेंटिटीज हैं लाइक एवरीवन है, ऑथेंटिकेटेड यूजर है, एनोनिमस लॉग ऑन है, इनकी आप प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनकी यानी मेंबरशिप आप चेंज नहीं कर सकते, ये स्पेशल पर्पस के लिए होते हैं। यहां तक हमारी बात मुकम्मल हो गई थी। स्पेशल आइडेंटिटीज और ग्रुप्स का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। सर ओके सॉरी जी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी प्लीज। सर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है, ओके हो रही है रिकॉर्डिंग। ओके जी, ये अब हमने कुछ थोड़े से प्रैक्टिकल देखने हैं। हम एक ग्रुप बनाएंगे, मेंबर्स को ऐड करेंगे, यूजर जो है उसे ग्रुप में ऐड करेंगे, बात एक ही है। मेंबर इसने सेपरेटली इसलिए कहा है क्योंकि ग्रुप के अंदर दूसरा ग्रुप भी ऐड हो जाता है। उसके बाद चेंज द ग्रुप टाइप एंड स्कोप, ये भी पॉसिबल है, ये भी देख लेते हैं। एंड देन मॉडिफाई ग्रुप्स मैनेज बाय प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मैनेज बाय प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको भी देखते हैं और ये किस तरह से मॉडिफाई करेंगे। वर्चुअल मशीन पे आ जाते हैं। ये हमारी वर्चुअल मशीन है। मैं यहाँ पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पहले से ओपन किया हुआ है। मैं यहाँ, ये आइकन है क्रिएट ग्रुप का, इस पर क्लिक करता हूँ, ग्रुप नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप नेम देता हूँ डोमेन डाटा एंट्री वर्कर्स, ठीक है जी। ये मैंने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो ग्रुप क्रिएशन जो है इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अब अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये वो जगह है जहां से आप स्कोप चेंज करते हैं, ये वो जगह है जहां से आप टाइप चेंज करते हैं, और ये सारी चीजें कन्वर्टेबल हैं। किसी भी ग्रुप को किसी दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि ग्लोबल को लोकल में कैसे करेंगे, तो ग्लोबल को पहले यूनिवर्सल में कर लें, उसके बाद लोकल में कर लें, ये हो गया लोकल में, ठीक है। वापस ग्लोबल में लाना चाहते हैं, पहले यूनिवर्सल में करें, उसके बाद ग्लोबल में ले आए। तो टाइप भी चेंज हो सकती हैं, स्कोप्स भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। ये आपको मैसेज दे रहा था कि तुम जो टाइप चेंज कर रहे हो उसकी वजह से परमिशन जो है उस पर नहीं दी जा सकेंगी, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है उस पर हम परमिशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो बहरहाल ये यानी ग्रुप की क्रिएशन और मॉडिफिकेशन है। उसके बाद मेंबर्स में आ जाए, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कौन सा यूजर इस ग्रुप का मेंबर है, फाइंड नाउ करेंगे, यूजर्स और ग्रुप डिस्प्ले हो गए। आप दूसरे ग्रुप को भी इसका मेंबर बना सकते हैं, ठीक है, और आप किसी यूजर को भी इसका मेंबर बना सकते हैं, जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेटर को बना देता हूँ। तो ग्रुप के अंदर यूजर भी हो सकता है। एक मिनट, मैंने ग्रुप ग्रुप भी ऐड करवा देता हूँ। अभी तो मैंने यूजर ऐड करवाए हैं, ये लें जी, ये मैंने डीएनएस अपडेट प्रॉक्सी का ग्रुप जो है ऐड कर दिया। ओके जी, ये मैंने ग्रुप के अंदर दो यूजर्स ऐड करवाए, एक ग्रुप ऐड करवाया। इसी तरह ये लिखा है मेंबर ऑफ। मेंबर ऑफ का मतलब है ये ग्रुप किसी और ग्रुप का मेंबर तो नहीं है। जिस तरह इस वक्त डीएनएस अपडेट प्रॉक्सी इस ग्रुप का मेंबर है, इसी तरह आप डोमेन एंट्री, डोमेन डाटा एंट्री वर्कर्स का ग्रुप जो आपने बनाया है, इसको किसी दूसरे ग्रुप में भी ऐड करवा सकते हैं। ये देखें यहाँ पे ग्रुप्स आ रहे हैं, मैं लाइक ये सेलेक्ट कर लेता हूँ डोमेन गेस्ट्स, ठीक है। तो अब अगर मैं डोमेन गेस्ट्स की प्रॉपर्टीज देखूं तो उसके मेंबर्स में ये डाटा एंट्री का ग्रुप नजर आएगा। ये देखें डोमेन डाटा एंट्री वर्कर नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी थी, वो भी देख लें, मैनेज बाय। मैनेज बाय में आप ग्रुप का जो मैनेजर है उसका बताते हैं। तो मैं यहाँ ये चेंज पे क्लिक करता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, फाइंड नाउ करता हूँ और कोई यूजर ऐड करवा देता हूँ। मेरे पास इस वक्त है ही ये यूजर, तो मैंने ये ऐड करवा दिया, लेकिन देर इज नो रिस्ट्रिक्शन। मैं एक यूजर बना लेता हूँ। आप किसी भी यूजर को मैनेजर बना सकते हैं, और मैनेज बाय प्रॉपर्टी सेट करने से वो यूजर उस ग्रुप का मैनेजर बन गया। नाउ ही और शी कैन एडमिनिस्टर दैट पर्टिकुलर ग्रुप। मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, मैनेज बाय प्रॉपर्टी, चेंज पे क्लिक करता हूँ, ताहिर लिख दें, यहाँ पे ऐड कर लेगा। ये देखें mcac.com यूजर्स ताहिर, ये ऐड हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली
ग्रुप की क्रिएशन और एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी बातें आपने देख ली। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हमने यूनिट 3 भी कंप्लीट करना है और यूनिट 4 भी कंप्लीट करना है और होपफुली ये हो जाना चाहिए। ओके जी, मैनेजिंग कंप्यूटर अकाउंट्स देख लें। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आसान भी है। व्हाट इज कंप्यूटर कंटेनर, सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद इसकी लोकेशंस क्या होती हैं, ठीक है, लोकेशंस किस तरह देते हैं, परमिशंस पे बात होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात इस यूनिट इस लेसन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है सिक्योर चैनल्स, ठीक है, इस पे हम बात करेंगे और ये देखेंगे इसको रीसेट किस तरह करते हैं। ओके जी, ये आपको एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर डिस्प्ले कर रहा है, तो हम भी देख लेते हैं। VMware में आ जाएं, इसको मिनिमाइज कर दें, सर्वर मैनेजर में जाएं और टूल्स पे क्लिक करें और बिल्कुल टॉप में एक टूल आ रहा है एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, इस पे क्लिक कर दें। ये एग्जीक्यूट कर देगा एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को, ठीक है। ये टूल विंडोज 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था और इससे आप पूरी ADS को कंट्रोल कर सकते हैं। इस टूल में खासियत ये है कि इसमें नई चीजें सारी आपको मिल जाती हैं, लाइक डायनेमिक एक्सेस कंट्रोल है, फाइल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीजें हैं। ओके जी, ये मैं एक्सपेंड करता हूँ, तो ये देखें ये क्या आ रहा है, कंप्यूटर्स, ठीक है, इस पे आप क्लिक कर दें। ये मैं कंप्यूटर्स पे डबल क्लिक कर देता हूँ। इस वक्त ये कंटेनर खाली होगा क्योंकि किसी कंप्यूटर को डोमेन नहीं ज्वाइन करवाई थी। तो हम ये करते हैं, विंडोज 8 में जाते हैं, इस विंडोज 8 को हम रिज्यूम करते हैं मशीन को और इसको हम डोमेन ज्वाइन करवाते हैं, ठीक है। जब हम डोमेन ज्वाइन करवा लेंगे तो ये मशीन डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। लॉग ऑन हो जाए इस कंप्यूटर पे और मैं सबसे पहले तो देखता हूं कि क्या इसकी कनेक्टिविटी DC के साथ प्रॉपर है। नहीं, ये पिंग नहीं कर रहा। तो सबसे पहले VMware की सेटिंग्स को मैं थोड़ा सा चेक करूंगा। ये विंडोज 8 कौन से VMnet 8 पे है, ये बिल्कुल सही है। और 2012 भी VMnet पे 8 पे है, ये भी VMnet 8 पे है, ठीक है। कंट्रोल पैनल में चले जाएं, इसकी फायरवॉल सेटिंग्स को वेरीफाई कर लें। फॉर द टाइमिंग फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पजेज फायरवॉल को मैं ऑफ कर रहा हूँ। टर्न विंडोज फायरवॉल ऑन और ऑफ, ये जी मैं टर्न ऑफ कर रहा हूँ। मैं अपनी ट्रबल शूटिंग करके इसे दोबारा ऑन भी कर सकता हूँ। ठीक है जी, अभी भी पिंग नहीं हो रहा। ओपन करें। ये समटाइम VMware की अपनी सेटिंग्स भी होती हैं जो आपको तंग करती हैं, वरी नहीं होना, इससे परेशान नहीं होना है। प्रॉपर्टीज में जाएं और इसका IP एड्रेस देखें क्या पुट किया हुआ है। ठीक है जी, 20 है। डिसेबल करें और दोबारा से इनेबल कर दें। VMware में भी जाके इसे डिस्कनेक्ट करें, कनेक्ट करें, चेक करें कि कोई बात बनी। अच्छा, यहाँ पे देखें कि वार्निंग साइन आ रहा है, ये तो चलो इंटरनेट एक्सेस का है। इस मशीन को एक दफ़ा रीबूट करवा देते हैं। ओके जी, ये आपको मैंने यूटिलिटी दिखा दी। जब कंप्यूटर्स इसमें आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कंप्यूटर्स डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में भी देख सकते हैं।
ये डायरेक्टरी है आपकी जिसमें कंप्यूटर्स डिस्प्ले होते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। स्पेसिफाइंग द लोकेशंस ऑफ कंप्यूटर अकाउंट्स देख लें। आप कंप्यूटर की लोकेशंस जो है वो सेट कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस इज टू क्रिएट ओयू फॉर कंप्यूटर ऑब्जेक्ट। माइक्रोसॉफ्ट रेकमेंड करता है कि आप एक सेपरेट ओयू बना लें जो सिर्फ कंप्यूटर्स के लिए हो, ठीक है। सर्वर्स टिपिकली सब डिवाइड बाय सर्वर रोल। कहता है कि सर्वर्स को डिवाइड किया जाता है उनके रोल की बेस पे, जैसे विंडोज अपबिट सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, डीएचसीपी सर्वर है। तो डिपेंडिंग अपॉन रोल आप उस सर्वर को आइडेंटिफाई करते हैं। और क्लाइंट कंप्यूटर्स जो हैं वो रीजनल होते हैं, टिपिकली सब डिवाइडेड बाय रीजन, जैसे इसने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये इसने बेसिकली डेस्कटॉप और लैपटॉप्स को सेपरेट किया है और उसके बाद पेरेंट ओयूज बनाए हैं, बीओएस, सीएचआई, सीपीटी, जो कि लोकेशन बेस्ड है, ठीक है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया है। पहले एक ओयू बनाया जिसका नाम है क्लाइंट्स, उसके अंदर 3 ओयू बनाए हैं, बीओएस, सीएचआई और सीपीटी, और उसके बाद हर ओयू में उसने 2-2 ओयूज बनाए हैं, डेस्कटॉप्स और लैपटॉप्स। डेस्कटॉप में वो कंप्यूटर्स होंगे जो नॉन पोर्टेबल हैं, ठीक है, फिक्स्ड मशीन, और लैपटॉप में वो कंप्यूटर्स होंगे जो कि पोर्टेबल हैं। ओके जी, उसके बाद डिवाइड ओयूज बाय एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वो कहता है आप अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बेस पे ओयूज बना सकते हैं। लाइक आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सपोर्ट, मार्केटिंग, फाइनेंस, तो उनके लिए भी ओयू बन सकते हैं। टू फैसिलिटेट कॉन्फ़िगरेशन विद ग्रुप पॉलिसी, ठीक है। ओयू बनाने की रीजन ये होती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ग्रुप पॉलिसीज जो हैं वो साइट, डोमेन और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट पे इंप्लीमेंट हो सकती हैं, टेक्निकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ग्रुप पॉलिसी 2 कंटेनर्स पे इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएगी, एक डोमेन पे और एक ओयू पे, ठीक है। तो डोमेन और ओयू ये 2 वो कंटेनर्स हैं जिन पे ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है। आगे आ जाएं। ओके, ये आपको अब बता रहा है कि कंप्यूटर की परमिशंस किस तरह सेट करते हैं, बेसिकली आप कंट्रोल किस तरह डेलीगेट करते हैं, ठीक है। ये जो डायलॉग बॉक्स इस वक्त आपको दिखा रहा है, जो आपको इस वक्त विंडो डिस्प्ले कर रहा है, बेसिकली ये विंडो है। इस विंडो में ये विंडो किस तरह रन हुई है, बाय रनिंग डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल विजर्ड। आप एडीएस में आए और एडीएस में मैं यहाँ पे एक ओयू क्रिएट करता हूँ, न्यू ओयू, इसका नाम मैं रख देता हूँ सेल्स, ठीक है। ये चेक बॉक्स सेलेक्ट रहने देंगे, प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। तो जब तक आप इसे अनचेक नहीं करेंगे आप इस ओयू को डिलीट नहीं कर सकते। देखिए मैं अगर अब डिलीट करूं तो ये डिलीट नहीं करने देगा, ठीक है। तो आपको डिलीट करने के लिए पहले प्रॉपर्टीज में जाके, और बल्कि पहले आपको एडवांस फीचर्स इनेबल करने पड़ेंगे। आप व्यू में जाएंगे, एडवांस फीचर्स इनेबल करेंगे, उसके बाद आप सेल्स की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये अनचेक करेंगे, देन यू विल बी एबल टू डिलीट द पर्टिकुलर कंटेनर, ठीक है। अगर जब तक ये चेक बॉक्स सेलेक्टेड है डिलीट नहीं हो सकता। अच्छा जी, एडवांस फीचर्स में डिसेबल कर देता हूँ। फिर से मैं आता हूँ, ये सेल्स ओयू है। अब मैं फॉर एग्जांपल मेरे पास इस सेल्स ओयू में 2 यूजर अकाउंट बने हुए, एक जनाब इमरान है, ठीक है, और लेट्स से और भी बहुत सारे मेरे पास यूजर अकाउंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर ओयू में क्रिएट हुए हैं, ठीक है। एक मैं यूजर और बना देता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं इरफान। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो इरफान है ये इस ओयू का एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए और बाकी जो अकाउंट्स हैं ये खुद बनाए, मुझे ना बनाने पड़े, ठीक है। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, डेलीगेट कंट्रोल में जाऊंगा, नेक्स्ट करूंगा, ऐड करवाऊंगा, और यहाँ पे आप उस यूजर का नेम लिख दें, इरफान लिखा मैंने, ये जनाब इरफान साहब ऐड हो गए, और नेक्स्ट करके आप बता दें। ये देखें ये वो स्क्रीन है जो आपको डिस्प्ले हो रही थी, बल्कि क्रिएट कस्टम करें, ये एग्जैक्टली अब वो स्क्रीन आ गई है, ठीक है। आपकी अपनी मर्जी है कि आप खुद से यहां से बता रहे हैं या प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहां भी बता सकता हूं क्रिएट, डिलीट एंड मैनेज यूजर अकाउंट्स, और मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं इसे अनचेक कर देता हूं और इधर जाके मैं बता देता हूं ओनली सेलेक्टेड, और यहां बता देता हूं कि वो कौन कौन सी मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो मैं कंप्यूटर ऑब्जेक्ट्स के लिए करना चाहता था तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिया, क्रिएट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स इन द फोल्डर, डिलीट की परमिशन देना चाहे तो डिलीट
सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, यानी कंप्यूटर ऑब्जेक्ट ये क्रिएट और डिलीट कर सकेगा सेल्स ओयू के अंदर। ठीक है, ये हमने जनाब कंट्रोल डेलीगेट कर दिया उसको। अब आप परमिशन दे दें, ये मैंने पर्टिकुलर परमिशन दे दी प्रॉपर्टी सेट पे। इन दो कामों से रिलेटेड कंप्लीट परमिशन इसके पास है। ये दो काम नहीं, एक काम था कंप्यूटर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ये जनाब इरफान अब इस ओयू के अंदर ये सारे काम कर सकेगा। तो बेसिकली ओयू बनाने का एक फायदा डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल भी होता है, ये आपने देख लिया। अच्छा जी, कंप्यूटर अकाउंट्स एंड सिक्योर चैनल्स, यहां पे आपको कुछ बातें नई पता लगेंगी जो आपने अब तक जिन चीजों का अपना कॉन्सेप्ट नहीं बनाया था। एक तो ये याद रखें कि कंप्यूटर का भी यूजर नेम पासवर्ड होता है, आपको नहीं नजर आता, बैकग्राउंड में यूज होता है। ठीक है, तो ये देखें क्या कहता है, कंप्यूटर हैव अकाउंट सेम अकाउंट नेम एंड पासवर्ड यूज्ड टू क्रिएट अ सिक्योर चैनल बिटवीन द कंप्यूटर एंड अ डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, कंप्यूटर का भी यूजर अकाउंट और पासवर्ड होता है, यूजर नेम पासवर्ड होता है जिससे वो लॉग इन होता है। ठीक है, लॉग इन कब होता है, बैकग्राउंड में होता है, आपको नजर नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपने सम टाइम देखा होगा कंप्यूटर अगर डोमेन ज्वाइन किए हुए था और काफी अरसे ठीक चलता रहा, फिर एक दिन आपको मैसेज आ गया कि ट्रस्ट रिलेशनशिप इस कंप्यूटर का ब्रेक हो गया है, तो वो ट्रस्ट रिलेशनशिप इसीलिए ब्रेक होता है कि ये जो अकाउंट है इसमें प्रॉब्लम आता है। आप में से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? ओके, क्वेश्चन करना हो तो आप अनम्यूट करके और कर दिया करें। उसके बाद यूज टू क्रिएट सिक्योर चैनल के बाद वो कहता है सिनेरियोज वेयर अ सिक्योर चैनल कैन बी ब्रोकन, यानी ये जो सिक्योर चैनल है कंप्यूटर का जिसकी वजह से वो डोमेन पे लॉग इन हो सकता है, ये ब्रेक कैसे होता है। आपने रीइंस्टॉल किया कंप्यूटर, रीइंस्टॉलिंग अ कंप्यूटर इवन विद सेम नेम जनरेट्स अ न्यू सिड एंड पासवर्ड। देखें, जब कंप्यूटर का सेम अकाउंट नेम है और पासवर्ड है तो डेफिनेटली सिक्योरिटी आइडेंटिफायर भी होगा, सिड भी होगी। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर आप कंप्यूटर को रीइंस्टॉल कर दें और रीइंस्टॉल करते हुए आप चाहे वही नाम दें जो पहले उसका था, तब भी उसका अकाउंट रीसेट हो जाएगा और वो कनेक्शन जो है उसका सिक्योर चैनल ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद वो कहता है रीस्टोरिंग अ कंप्यूटर फ्रॉम एन ओल्ड बैकअप, आपने ओल्ड बैकअप रीस्टोर किया है या रोल बैक किया है कंप्यूटर को टू ओल्ड स्नैपशॉट। ठीक है, ये आप स्नैपशॉट लेते हैं, तो आपने स्नैपशॉट लिया हुआ था लाइक 15-20 दिन पुराना, वो आपने रीस्टोर किया, तो रीस्टोर करने के बाद कंप्यूटर डोमेन पे लॉग ऑन नहीं हो रहा, तो इट मींस कि वो जो सिक्योर चैनल है वो ब्रेक हो गया। और कंप्यूटर एंड डोमेन डिसएग्री अबाउट व्हाट द पासवर्ड इज, एक्चुअली यही हुआ है। जब ट्रस्ट रिलेशनशिप ब्रेक होता है, सिक्योर चैनल ब्रेक होता है, आप सिक्योर चैनल कहें या ट्रस्ट रिलेशनशिप कहें, बात एक ही है। आपके कंप्यूटर का डोमेन कंट्रोलर के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप ब्रेक होता है या सिक्योर चैनल ब्रेक होता है, इट मींस कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो कंप्यूटर अकाउंट में ही कोई डिसएग्रीमेंट होता है जिसकी वजह से डीसी उसे अलाउ नहीं करता। फिर उसका एक नॉर्मली जो आप तरीका अडॉप्ट करते हैं वो ये कि कंप्यूटर को वर्क ग्रुप में ले जाते हैं, उसके बाद दोबारा डोमेन ज्वाइन करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन बेसिकली ये करना जरूरी नहीं है, आपके पास और भी तरीके हैं। बस समझने वाली बात यह है कि वो सिक्योर चैनल है जो ब्रेक हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ये जनाब अब आपको बता रहा है कि रीसेट किस तरह करना है सिक्योर चैनल। वो कहता है डू नॉट रिमूव अ कंप्यूटर फ्रॉम द डोमेन एंड रीजॉइन, क्योंकि नॉर्मली यही प्रोसेस किया जाता है कि आप कंप्यूटर को डोमेन से निकालते हैं और दोबारा डोमेन में डालते हैं और ज्वाइनिंग हो जाती है। वो कहते हैं दिस प्रोसेस क्रिएट्स अ न्यू अकाउंट रिजल्टिंग इन ए न्यू सिड एंड लॉस्ट ग्रुप मेंबरशिप। वो कहता है ऐसा करने से ये होगा कि अगर आपने कंप्यूटर अकाउंट को परमिशंस दी हुई हैं कुछ जगहों पे, तो वो परमिशन खत्म हो जाएंगी। उसकी वजह ये कि जब आप ऐसा करेंगे तो कंप्यूटर की नई सिड जनरेट होगी। ठीक है, तो फिर रीसेट किस तरह किया जाए। वो कहता है ऑप्शंस फॉर रीसेटिंग द सिक्योर चैनल। रीसेट किस तरह करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर से रीसेट कर सकते हैं, डीएस मॉड, नेटडोम, एनएल टेस्ट, विंडोज पावरशेल, ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। मैं आपको रन तो ये मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको कमांड्स डिस्प्ले कर देता हूँ। अच्छा, इसको देखें, इसकी जो मर्ज था वो खत्म हो गया है या नहीं हुआ। समटाइम VMware फॉर नो रीजन भी इस तरह करता है। देखें कनेक्टिविटी जो है, सर सबसे आसान तरीका क्या है अगर कंप्यूटर जो है वो एरर दे रहा है कि डोमेन कंट्रोलर से वो जो है बाहर चला गया है, तो सबसे आसान तरीका क्या है उसको विदाउट वर्क ग्रुप ज्वाइन कराए हुए? आप टेस्ट
कंप्यूटर चैनल का एक पावर शेल की यूटिलिटी है, उसको रिपेयर के साथ रन करें। उसके बाद आपके पास ds mod कंप्यूटर नेम, एंड देन आप बेसिकली उसको डीसी पे जाके ठीक करें ना, उसे वर्क ग्रुप में क्यों लेके जा रहे हैं? ठीक है, डीसी पे जाके ठीक करें। हाँ डीसी पे जाके आप डीसी को बताएं कि नहीं ये अकाउंट जो है ये एग्जिस्ट करता है। ये देखें आपके पास एक पावर शेल की यूटिलिटी है टेस्ट कंप्यूटर सिक्योर चैनल डैश रिपेयर, ठीक है जी। एक आपके पास ये यूटिलिटी है जो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ds mod है, ds mod कंप्यूटर, आगे कंप्यूटर का डिस्टिंग्विश नेम देखें, cn इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ pc1 कॉमा dc इज इक्वल टू mcse कॉमा dc इज इक्वल टू कॉम, और इसके बाद स्विच आ जाएगा रीसेट का। ये मैं एंटर कर देता हूँ क्योंकि इसे मिलेगा ही नहीं है कंप्यूटर, ठीक है। फील्ड ये देखें ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ये आप कर सकते हैं। देन आपके पास नेट डॉम कमांड है, वो आप यूज कर सकते हैं। ये काफी लंबी है, रीसेट करें। उसके बाद pc1 में लिख देता हूँ। सर क्लाइंट रीस्टार्ट होगा कि कोई जरूरत नहीं है, बस दोबारा री एंटर करें? हाँ हो सकता है रीस्टार्ट आपको करवाने की जरूरत पड़े, ठीक है। लेकिन इवन अगर आपको रीस्टार्ट भी करवाना पड़ रहा है तो वो एक्चुअली सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपने, क्योंकि नॉर्मली यही होता है वर्क ग्रुप में ले जाके दोबारा डोमेन में ऐड कर देते हैं। जो चीज याद रखनी है वो कि ऐसा करने से उसकी ग्रुप मेंबरशिप्स खत्म हो जाएंगी। अब नॉर्मली हमने जो ग्रुप्स की इंप्लीमेंटेशन की होती है वो यूजर्स पे की होती है, कंप्यूटर पे नहीं की होती। लेकिन आप 2012 में कुछ ऐसी चीजें पढ़ेंगे 2012 में जिनमें आप कंप्यूटर्स के लिए भी ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। लाइक डायरेक्ट एक्सेस में आप ग्रुप बनाते हैं जो कंप्यूटर का ग्रुप होता है। तो अगर आपने वो वर्क ग्रुप में जाके उसको दोबारा डोमेन ज्वाइन करवाई है तो वो ग्रुप मेंबरशिप्स उसकी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आपने इस चीज को प्रॉपरली किया हो, अदरवाइज आपको ग्रुप मेंबरशिप दोबारा देनी पड़ेगी। यहां आप लिखेंगे जनाब यूजर 0 और उसके बाद यूजर नेम दे देंगे, लाइक मेरे केस में एडमिनिस्ट्रेटर है। उसके बाद लिखेंगे पासवर्ड 0, ठीक है। एंड देन पासवर्ड वेरीफाई दे देंगे जो भी आप देना चाहते हैं। लेट्स से ये है, ये जनाब ये मैंने इसलिए कर दिया ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए, ठीक है। और इसी तरह आपके पास एनएल टेस्ट भी है। एनएल टेस्ट अगर आप रन करें तो इसमें स्लैश सर्वर का स्विच लगाएं, कॉलन सर्वर नेम दें, और उसके बाद ये आपके पास रीसेट की कमांड होती है। बहरहाल ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि उसने स्लाइड में लिख दी है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप कमांड लाइन से करते भी हैं तो सबसे जो बेहतर ऑप्शन है CONTROLLER, सबसे जो बेहतर ऑप्शन है दैट इज टेस्ट, जो मैंने पावर शेल में रन की है। ये बेस्ट ऑप्शन है, टेस्ट कंप्यूटर सिक्योर चैनल स्लैश रिपेयर, ठीक है। लेकिन वो आपको बेसिकली बताना चाहता है कि ये तमाम यूटिलिटीज आप यूज कर सकते हैं फॉर रीसेटिंग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स भी यूज कर सकते हैं। एक दफा मुझे और देखने दें ये क्यों कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो सर अगर ये हम टेस्ट वाली कमांड चलाएंगे, अगर 500 कंप्यूटर हैं डोमेन के अंदर, तो वो 500 के 500 को रीऑथेंटिकेट करेगा? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं, इसके पैरामीटर्स होंगे, मैं आपको बताता हूं। आप एक काम करें, गेट हेल्प लें और यहाँ पे एग्जांपल दें। ये क्वेश्चन आपने अच्छा किया क्योंकि जाहिर है कंप्यूटर नेम हम पुट नहीं कर रहे तो फिर तो सब पे चला जाएगा। ये लेंगे, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए भी ये काम कर सकते हैं। और एलियस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये लें, ठीक है जी उस्मान, ठीक है। आप पैरामीटर दे सकते हैं, डैश सर्वर पैरामीटर और आगे नेम दे दें। ठीक है सर, ठीक। तो सर सर्वर नेम क्या मतलब, जो डीसी नेम होगा? हाँ ये बेसिकली ये जो नहीं डीसी नेम नहीं देंगे आप, यहाँ पे डीसी नेम नहीं देना आपने।
आप कोई भी सर्वर नेम दे सकते हैं जो भी आपका कंप्यूटर है। इसने तो एग्जांपल के इसने वेरिएबल की वैल्यू दे दी है ना, एक डीसी नेम इसने एग्जांपल आपको बताई है। अच्छा, इस केस में सर्वर मतलब मेरा मशीन नेम जो होगा, जो जी क्लाइंट होगा, जो एग्जैक्टली प्रॉब्लम होगी। ठीक है उसने एक्चुअली वो तमाम पॉसिबिलिटीज बताई है ना। सम टाइम आपका सिक्योर चैनल जो है वो क्लाइंट के साइड पे ब्रेक होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो डीएस मॉड यूज कर लें, क्योंकि डीएस मॉड जो है वो जेनेरिक है। अगर डीसी के साथ हुआ है या कोई पर्टिकुलर सर्वर है तो उसके लिए अलहदा कमांड है। ये सारी कमांड्स क्लाइंट साइड के लिए नहीं है। ये अच्छा सही जी। सर्वर। ये मैं वो कंप्यूटर को डोमेन ज्वाइन करवा के आपको दिखाता हूँ कि एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर से आप किस तरह से करते हैं। एक मिनट जरा मुझे दें, मुझे ये चेक करने दें। ये अच्छा बड़ा कनेक्टेड था और और सर अगर एक कंप्यूटर एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में से हमारे से एक कंप्यूटर गलती से डिलीट हो गया, लेकिन वो है डोमेन का ही हिस्सा, और क्लाइंट उसके बाद लॉग इन नहीं कर सकता, तो हम उसका अकाउंट बगैर उसको डोमेन अनजॉइन कराए सर्वर पे बना सकते हैं कि उसको दोबारा से डोमेन अनजॉइन करानी पड़े? आपको याद होगा एक तो ऑफलाइन डोमेन ज्वाइन का मैंने आपको प्रोसेस भी बताया था लेक्चर 2 में आई थिंक, ठीक है। वो ऑप्शन भी यूज हो सकती है। और सेकेंडली आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको डोमेन ज्वाइन करने के लिए खुद यानी एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडेंशियल्स ना रिक्वायर हो, लेकिन विदाउट मेकिंग एनी स्टेप। यानी एक वर्क ग्रुप में कंप्यूटर है और आप कुछ भी ना करें वो डोमेन ज्वाइन कर जाए, ये नहीं हो सकता। हाँ ये हो जी सकता सर, है। कंप्यूटर डोमेन में ही है। अच्छा, कंप्यूटर ने डोमेन ज्वाइन किया, हमने डोमेन कंट्रोलर से उसको डिलीट कर दिया गलती से तो दोबारा क्रिएट एक्टिव करना, डिलीट कर कंप्यूटर में दिया से। है। हाँ नहीं, जी। अगर आपने डिलीट कर दिया तो फिर तो वो अकाउंट गया। आपको चाहिए एक था आप डिसेबल करते, ठीक है। ठीक। जिस तरह हम यूजर अकाउंट्स के लिए डिसेबलमेंट करते हैं और इनेबलमेंट करते हैं, वो कंप्यूटर अकाउंट्स के लिए भी वैलिड है। अगर आपने डिलीट कर दिया तो अब रिक्रिएट करने से भी काम नहीं होगा, क्योंकि रिक्रिएट जब आप करेंगे तो एक्चुअली सिक्योर चैनल जो है वो ब्रेक हो गया। जब सिक्योर चैनल ब्रेक हो गया तो वो सिक्योर चैनल रीस्टेब्लिश करने के लिए आपको कंप्यूटर को दोबारा डोमेन ज्वाइन करवानी पड़ेगी, ठीक है। आप ओके, पहले वर्क ग्रुप में लेके जाएं फिर दोबारा डोमेन ज्वाइन करवाएं। इसीलिए तो कहते मुश्किल हैं एक डिलीट बड़ी ना बात करें। है। ठीक है सर। अच्छा जी, ये सर्वर पे ना फायरवॉल ऑन है? नहीं, फायरवॉल मैंने सर्वर पे ही डिसेबल की है, आपने देखा नहीं। सर्वर पे ही तो ओह, फायरवॉल वैसे डिसेबल मैंने की है। और इनफैक्ट फायरवॉल अगर डिसेबल भी है तो एक्सेप्शंस में होता है आईएस आईसीएमपी। ये आपकी क्लास शुरू होने से पहले कुछ चेंजेस इस पे की थी। और जब आप पावर शेल पे काम करते हैं ना तो काम करने से पहले उसको अपडेट करना पड़ता है। अगर आप अपडेट ना करें तो आपको वो हेल्प फाइल्स नहीं देता। तो मैंने इसे अपडेट करने के लिए इंटरनेट पे ऑनलाइन किया था और आई थिंक उसके बाद ही इसमें प्रॉब्लम आई है। चलें देखते हैं, इसे कोई ऐसे वो मैंडेटरी नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद डेलीगेटिंग एडमिनिस्ट्रेशन देख लें। एडीडीएस परमिशंस किस तरह से हैं, एडीडीएस परमिशंस हम इफेक्टिव किस तरह देखते हैं, और फिर कंट्रोल डेलीगेट करके देखते हैं। ये आपके सामने एडीडीएस परमिशंस हैं, ठीक है। और ये आपको विजिबल उस वक्त होती हैं जब आप एडवांस जो ऑप्शंस हैं वो इनेबल करते हैं। आप एक्टिव डायरेक्टरी में आ जाएं और एक्टिव डायरेक्टरी में आप लाइक इस ओयू की प्रॉपर्टीज में मैं आता हूँ। आप देखें यहाँ पे सिक्योरिटी का टैब विजिबल नहीं है। क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि आपने एडवांस फीचर्स डिसेबल किए हैं। तो एडवांस फीचर्स इनेबल करें। अब आप जाएं प्रॉपर्टीज में, आपको सिक्योरिटी का टैब मिलेगा। ये सिक्योरिटी का टैब, ठीक है। ये आपके पास एडवांस में परमिशन है। ये प्रॉपर्टी पेज अब जो आएगा ये वो पेज है जो आपको स्लाइड में दिखा रहा है, ठीक है। ये परमिशंस हैं, ये ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे, फिलहाल ऑडिटिंग डिस्कस नहीं हो रही। ये आपकी इफेक्टिव परमिशंस है, ठीक है।
अभी ये कुछ भी नहीं दिखा रहा क्योंकि जिसकी इफेक्टिव परमिशंस आप देखना चाहते हैं पहले उस यूजर को सेलेक्ट करें, यहां से सेलेक्ट करें। मैं कहता हूं मुझे एडमिनिस्ट्रेटर की इफेक्टिव परमिशंस दिखा दो। ये मैंने एडमिनिस्ट्रेटर ऐड कर दिया। अब ये नीचे आपको परमिशन, ये व्यू इफेक्टिव करें, ये आपको दिखा रहा है। फुल कंट्रोल नहीं है, लिस्ट कर सकता है, रीड कर सकता है, ठीक है, सो ऑन। ये आपको सारी परमिशन दिखा रहा है। किसी और यूजर की देखना चाहते हैं, चेंज करें, उस यूजर का नेम दें, ये अब आपको इमरान की दिखा रहा है, ठीक है। तो ये इफेक्टिव परमिशन का टैब होता है। अब स्लाइड में एक तो इसने ये आपको बताया, ठीक है, इसने ये एरएरएम डोमेन का डोमेन एडमिन्स की परमिशन ये देख रहा है, तो ये डोमेन एडमिन्स की ये परमिशन नजर आ रही है। अच्छा जी, परमिशन असाइन टू यूजर्स एंड ग्रुप्स एक्यूमुलेट, ठीक है। आप में से किसी के जहन में क्वेश्चन नहीं आया, अभी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर जब ऐड करवाया था तो उस पर फुल कंट्रोल जो है वो अनचेक, यानी फुल कंट्रोल उसे डिनाई था, लेकिन उसे फुल कंट्रोल फिर भी मिल रहा था। उसकी वजह है कि वो यूजर डोमेन एडमिन ग्रुप का पार्ट है। तो परमिशंस ऐड हो जाती हैं और यूजर को जो परमिशन मिलती हैं वो बेसिकली एक्यूमुलेटिव परमिशंस होती हैं, यानी अगर उसके पास ग्रुप में फुल कंट्रोल है और उसकी अपनी परमिशन रीड है तो उसे फुल कंट्रोल मिल जाएगा अगर वो उस ग्रुप का मेंबर है। देन माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि बेस्ट प्रैक्टिस इज टू असाइन परमिशन टू ग्रुप्स नॉट टू इंडिविजुअल यूजर्स। आप सिंगल यूजर को परमिशन ना दें बल्कि एज अपोज टू यूजर आप ग्रुप पे परमिशन दें और यूजर को ग्रुप का मेंबर बना दें, ये ज्यादा बेहतर है। उसके बाद इवेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, डिनाई परमिशंस, ओवरराइट, अलाउ परमिशन। अगर आपने ग्रुप पे अलाउ किया हुआ है, यूजर पे डिनाई किया हुआ है, तो डिनाई ओवरराइट कर जाएगा। इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन है जो आगे आ रही है, वो हम देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट परमिशंस ओवरराइड इनहेरिटेड परमिशंस। एक परमिशन है जो इनहेरिट हो रही है और एक परमिशन है जो आपने यूजर उस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली दी है, ठीक है। तो जो डायरेक्टली परमिशंस दी होती हैं वो ओवरराइट हो जाती हैं इनहेरिटेड परमिशंस पे, ठीक है। इनहेरिटेड परमिशंस वो परमिशंस होती हैं जो पेरेंट कंटेनर की वजह से उस पे आ रही होती हैं। लाइक अगर अभी मैं यहां देखूं तो जो परमिशंस इस ओयू पे होंगी, सेल्स ओयू पे, उनमें से बहुत सी परमिशंस वो होंगी जो पेरेंट से इनहेरिट होके आई, ठीक है, और कुछ परमिशंस इसकी अपनी होंगी। आप देखें, ये इस परमिशन को देखें, मैं यहां पे इरफान को ऐड करवाता हूं पहले। ये मैंने इरफान ऐड करवा लिया। अब इरफान की परमिशन मैंने दे दी, ये जनाब इरफान को परमिशन दे दी। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करते हैं एंटरप्राइज एडमिन तो क्या आप ये अनचेक हो सकती हैं? ये अनचेक नहीं हो सकती। क्यों? ये इनहेरिट हो रही हैं, ठीक है। तो इनहेरिटेड परमिशंस की पहचान ये होती है कि वो ग्रे हुई हुई होती हैं, उन्हें आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये इनहेरिटेड नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात वो कर रहा है कि उन इनहेरिटेड परमिशंस पे जो लोकल परमिशन उस ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली आप देंगे वो ओवरराइट हो जाएगी। इनहेरिटेड से ज्यादा प्रायोरिटी उस परमिशन पे जो आपने एक्सप्लिसिटली ऐड करवाई है। एक्सप्लिसिट अलाउ, ओवरराइट, इनहेरिटेड, डिनाई। एक ग्रुप इनहेरिट हो रहा था और उस ग्रुप में डिफाइंड था कि डिनाई कर दो, आपने उस ग्रुप के एक मेंबर को ऐड करके अलाउ कर दिया, तो ये अलाउ उस डिनाई पे ओवरराइट हो जाएगा क्योंकि वो डिनाई जो है वो इनहेरिटेड डिनाई है। Then to evaluate effective permission you can use the effective permissions tab, ये मैंने आपको भी दिखाया है effective permissions tab। और मैनुअल एनालिसिस है कि आप खुद से चेक करते हैं, आप एक्सेस करके चेक करते हैं और उसकी ग्रुप मेंबरशिप देख के और खुद कैलकुलेट करते हैं। मैनुअल एनालिसिस कोई टूल नहीं यूज कर रहे आप, बल्कि बेस्ड ऑन योर नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं कि ओके ये परमिशंस नहीं है तो उसका रिजल्ट ये होगा। अच्छा जी, डेलीगेट अ स्टैंडर्ड टास्क, ये मैंने आपको करके दिखाई, कस्टम भी दिखा दी। व्यू एडीडीएस परमिशन रिजल्टिंग फ्रॉम दीज डेलीगेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर है। हम देख लेते हैं कि मेरे पास पे टूल सारे अवेलेबल हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्रॉब्लम है, याद रखिएगा कि अगर आप डेलीगेशन, मैं यहाँ पे डेलीगेट करता हूँ पहले कंट्रोल, आपको पहले मैं एडवांस फीचर्स दिखा दूँ। एडवांस फीचर्स इनेबल्ड हैं, ओके इनेबल्ड है। ये जनाब सिक्योरिटी पे मैंने क्लिक किया और ये परमिशंस यहाँ आ रही हैं। अब मैं करता हूँ क्या, मैं डेलीगेट करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग में परमिशंस का पेज आ गया है और मैं यहाँ इमरान को ऐड करवाता हूँ, ठीक है। इमरान अभी लिस्ट में नहीं था,
ठीक है, और मैंने कहा कि ये क्रिएट कर सके, रीसेट कर सके, रीड कर सके, ये सब मैंने परमिशन इसे दे दी, फिनिश कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा डेलीगेशन में जाऊं तो मुझे इमरान नजर नहीं आएगा, ये एक प्रॉब्लम है, ये आपके सामने। ठीक है, तो अब अगर लेटर ऑन इमरान जो है उसकी परमिशंस आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां से जाके इमरान की परमिशंस चेंज करेंगे। आप जो पहले लिस्ट थी उसमें इमरान नहीं आ रहा था, अब इमरान आ गया है क्योंकि आपने उसे कंट्रोल डेलीगेट कर दिया। तो आप इमरान को यहां से जाके रिमूव करेंगे क्योंकि डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल विजर्ड असाइंड परमिशंस तो कर देता है, परमिशन असाइन कर देता है, लेकिन दोबारा यहां से नहीं दिखाता। आप देखें ना, फिर ब्लैंक पेज है। मैं यहाँ पे किसी और यूजर को भी डेलीगेट कर दूं तो नेक्स्ट टाइम वो यहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। तो अगर डेलीगेशन को रिवोक करना है तो आप डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल विजर्ड नहीं चलाएंगे, बल्कि प्रॉपर्टीज में से जाके सिक्योरिटी में से उस यूजर की परमिशन चेंज करेंगे। इस यूनिट की हद तक यही आंसर है। जब आप आगे एक्टिव डायरेक्टरी को और डिटेल में पढ़ लेंगे तो हमारे पास एक टूल होता है ADSI एडिट। अभी थोड़ा सा प्रीमेच्योर हो जाएगा इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा। ये ADSI एडिट भी आपको एबिलिटी देता है कि आप जो डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल परमिशन है उन्हें चेंज कर लें। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी आपने ना नेमिंग कॉन्टेक्स्ट पढ़ा इसलिए ये अभी आपको ये तरीका नहीं करवाया जा सकता। बहरहाल मैंने आपको मेथड तो बता दिया, और स्लाइड में भी वो जो डिस्कस कर रहा है वो ADSI एडिट डिस्कस नहीं कर रहा। यहां उसने जो प्रॉपर्टीज में सिक्योरिटी का पेज होता है वही डिस्कस किया है। और ये कस्टम टास्क को कोई मुश्किल चीज ना समझें। कस्टम टास्क के लिए आपने क्या करना है, जब आप कंट्रोल डेलीगेट करें तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग, यहां मैं फिर से ये दे देता हूं, ये ऑप्शन सेलेक्ट ना करें। इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन आप कहें क्रिएट कस्टम टास्क टू डेलीगेट। अब आपको वो सारे एट्रीब्यूट लेवल पे ऑप्शंस दे देगा कि बताओ क्या मॉडिफाई करना चाहते हो। ठीक है, ये तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो मॉडिफाई हो सकती हैं। अब आप बता दें यहां से क्या क्या मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपके पास है। ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया है। ये लैब सिनेरियो है, ये आप पढ़िएगा और इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। इसमें एक हमने चीज की थी इस यूनिट में ग्रुप से रिलेटेड, और मैंने आपको एक छोटी सी डेमोस्ट्रेशन भेज दी थी। डेमोस्ट्रेशन में केस स्टडी, और अगर आप उस केस स्टडी को सॉल्व करने की कोशिश करें, ये केस स्टडी है, इसका सोल्यूशन तो मैंने दे दिया है, मैंने आपको बता दिया है। ये जो AGDLP मैंने यहाँ लिखा है, AGDLP का अप्रोच का मतलब, ए का मतलब होता है ऐड यूजर्स टू ग्लोबल ग्रुप, ये हो गया ए। ठीक है, उसके बाद क्या है, बल्कि ऐड यूजर्स, ए से होता है ऐड यूजर्स, जी से होता है ग्लोबल ग्रुप। ठीक है, ऐड यूजर्स टू ग्लोबल ग्रुप हो गया। DL से होता है डोमेन लोकल। ठीक है, यानी ऐड ग्लोबल टू डोमेन लोकल ग्रुप। और फाइनली आप क्या करते हैं, परमिशंस देते हैं, तो उसके लिए P है कि असाइन परमिशंस ऑन डोमेन लोकल ग्रुप। तो दिस इज कॉल्ड AGDLP। ठीक है, आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि अगर मैं ये अप्रोच अडॉप्ट ना करता, ठीक है, तो ये जो सर्वर्स पड़े थे इन पे मैं परमिशंस डायरेक्टली यूजर्स को भी तो दे सकता था। याद रखिएगा, किसी भी यूजर को फॉरेस्ट में कहीं भी परमिशन दे सकते हैं। तो मेरा ये जो पूरा फॉरेस्ट है इसमें बेसिकली ये यूजर्स, कुछ यूजर्स इस डोमेन के, कुछ इस डोमेन के, कुछ इस डोमेन के, मैं डायरेक्टली उन यूजर्स को भी तो परमिशन दे सकता था। तो बेसिकली ये जो अप्रोच अडॉप्ट की है इसका बेनिफिट क्या होगा, ये आपने नीचे जो है वो एक्सप्लेन करना। और सेकेंडली ये मैंने आज बता भी दिया आपको, जो लोग अर्ली आ गए थे, इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो देखे और आपने मुझे भेज देने हैं। मैंने आपको सेंट आइटम्स, ये मैंने इसमें लिखा हुआ है सबमिशन डेट 30 जैन, तो आपने कल तक भेज देना है मुझे। ठीक है, ओके जी, ये यूनिट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपका यूनिट है
वो है यूनिट 4th जी। छोटा सा यूनिट है लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसमें पावर शेल थोड़ा सा ज्यादा है। आज आपको पावर शेल की कुछ और सीक्रेट्स भी पता लगेंगी, साथ में इसमें एक बल्क इंपोर्ट प्रोसेस भी है जिसमें हम CSV वगैरह करेंगे, तो उसमें आपको मजेदार चीजें नजर आएंगी। ओके जी, नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले वो क्या कहते हैं, जनरली इस यूनिट में हमने क्या करना है, ऑटोमेटिंग एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे आप किस तरह ऑटोमेट करते हैं, यानी किस तरह से आप वो टास्क जिसको परफॉर्म करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है, वो टास्क आप जल्दी से कर लेते हैं, एक स्टेप में कर लेते हैं, वो हमने यहां डिस्कस करनी है। यूजिंग कमांड लाइन टूल्स फॉर एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेशन, देन विंडोज पावरशेल एंड देन परफॉर्म बल्क ऑपरेशंस, ये 3 चीजें जो हमने देखनी है। सबसे पहले लेसन 1 में देखते हैं कमांड लाइन टूल्स। अच्छा जी, यूजिंग कमांड लाइन टूल्स फॉर ADDS एडमिनिस्ट्रेशन देखने, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कमांड लाइन टूल्स फॉर ADDS एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले बेनिफिट्स देखते हैं, उसके बाद हमारे पास CSVD एक यूटिलिटी है, इसको हम यूज करके देखते हैं। LDIF एक यूटिलिटी है, इसे भी यूज करके देखते हैं। और लास्ट में है व्हाट आर DS कमांड्स। DS कमांड्स होती हैं DS गेट, DS मॉडिफाई, DS रिमूव, ठीक है, इन पे बात होगी जी। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कमांड लाइन टूल्स फॉर ADDS एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कहता है, कमांड लाइन टूल्स अलाउ यू टू ऑटोमेट ADDS एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल ऐसा ही है, कमांड लाइन टूल से आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे ऑटोमेट कर सकते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग सीरीज ऑफ स्टेप्स आप एक स्टेप परफॉर्म कर देंगे और हो सकता है उस एक स्टेप को भी आप ऑटोमेट कर दें, ठीक है। तो कमांड्स के बगैर ऑटोमेशन नहीं हो सकती, ये बात याद रखिएगा, इसीलिए तो स्क्रिप्टिंग होती है। स्क्रिप्ट आप किस लिए लिखते हैं, ताकि वो टास्क जो है उसे आप ऑटोमेट कर सकें, तो ऑटोमेशन में कमांड का यूजेज बहुत ज्यादा होता है। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कमांड लाइन टूल्स, फास्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ बल्क ऑपरेशन, बल्क ऑपरेशन स्पीडी है, अभी हम बल्क ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम एक फाइल बनाएंगे और उस फाइल को इंपोर्ट करेंगे और उसको इंपोर्ट करने से बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट हो जाएंगे, तो इसमें हमने बात करनी है। देन कस्टमाइज्ड प्रोसेसेस फॉर ADDS एडमिनिस्ट्रेशन, समटाइम आप ऐसी कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं जो ग्राफिकल टूल आपको नहीं देता लेकिन कमांड बेस्ड टूल देता है, तो ये कमांड लाइन का बेनिफिट है। एंड देन ADDS एडमिनिस्ट्रेशन ऑन सर्वर कोर, अगर आप सर्वर कोर यूज कर रहे हैं तो सर्वर कोर में तो GUI होता ही नहीं है, तो सर्वर कोर में ये सारा काम कमांड लाइन से ही होगा। तो वो कहता है कि ये भी एक बेनिफिट है कमांड लाइन टूल्स का, कि कमांड लाइन टूल्स की वजह से सर्वर कोर जो है उसकी वर्किंग पॉसिबल है। ओके जी, ये आपके पास CSVD ही है और इससे नेक्स्ट जो स्लाइड है वो LDIFT है। हमने इन दोनों को यूज करना है, इसको पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको इसे यूज करके दिखाता हूं। आप पहले इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करें, इसमें क्या कर रहा है, वो एक फाइल उसने बनाई है और ये अलग प्रोसेस है, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये एक ही प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हो, वो आपको बता रहा है कि डायरेक्टरी से इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट करना है फाइल में, तो ये भी CSVD से हो सकता है, या आपने फाइल बनाई है और उसको इंपोर्ट करना है ADDS में, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले दिखाता हूं कि हाउ टू परफॉर्म एक्सपोर्ट। मैं सिंपली क्या करता हूं, कमांड लाइन पे जाता हूं और मैं यहां पे एक मिनट, मैंने गलत रखा हुआ था हाथ, मैं यहां लिखता हूं CSVDE-I, बल्कि आई की जरूरत नहीं है, -F, और आगे मैं फाइल दे देता हूं export.csv, ये मैंने नाम रखा है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, एंटर कर दें। CSVDE, नॉट DIE। ये देखें जी, 238 एंट्रीज एक्सपोर्टेड। अभी अगर मैं जाके देखूं तो इसने फाइल एक क्रिएट कर दी है C पे और उस फाइल में तमाम एंट्रीज एक्सपोर्ट हो गई। इसको वर्ड पैड में एडिट कर लें, आपको नजर आ जाएगी, इसने पूरी ADS को एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। ये एक्टिव डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन को एक्सपोर्ट किया हुआ, ये आप CSVDE से भी कर सकते हैं, ये आप LDIFDE से भी कर सकते हैं। अगर LDIF से करेंगे तो एक्सटेंशन होगी LDF और यहां आ जाएगा LDIF। LDIF ज्यादा साफ सुथरी फाइल होती है, यानी पढ़ने में आसान होगी। ये देखें LDF, इसको खोलें, नोटपैड में एडिट कर लें, ये देखें, ये जरा
आसान है, डीएन लिखा हुआ है, आगे डीएन नेम है, चेंज टाइप है, चेंज टाइप लिखी हुई है, ठीक है। तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन एक्सपोर्ट है का जी प्लीज। सर, इसका मतलब है अगर ये एक्सपोर्ट कर रही है पूरी एक्टिव डायरेक्टरी को, तो इसको हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप के तौर पर भी यूज कर सकते हैं ना? एक्टिव डायरेक्टरी के बैकअप के तौर पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसने सिर्फ यूजर अकाउंट डेटाबेस एक्सपोर्ट किया है, बाकी चीजें नहीं होंगी। नहीं बाकी चीजें तो नहीं हुई ना। देखें, एक्टिव डायरेक्टरी की कॉन्फ़िगरेशन है, एक्टिव डायरेक्टरी की जो रेप्लिकेशन की सेटिंग्स हैं वो तो इसमें नहीं है, ठीक है। डोमेन के रूल्स हैं वो भी नहीं है, ग्रुप पॉलिसी भी नहीं है, इसमें तो सिर्फ यूजर अकाउंट डेटाबेस है। तो आप ये कह सकते हैं ठीक है। कि जो CSVD और LDIFD है, इनकी जो फाइल्स हैं दैट कैन सर्व एज अ बैकअप फॉर यूजर अकाउंट डेटाबेस, और एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट्स के लिए ये बैकअप के तौर पे एक्ट कर सकती है। लेकिन एडीएस, कंप्लीट एडीएस इस फाइल में नहीं गई। इस फाइल में सिर्फ जो बेसिकली उसकी रिपोजिटरी में पड़ा हुआ था, वो इंफॉर्मेशन जो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड थी, सिर्फ वो गई है। इनफैक्ट प्रैक्टिकली एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जो चीजें नजर आ रही हैं ना, वो सारी इसने एक्सपोर्ट करनी है, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब ये तो था एक्सपोर्ट। अब मैं आपको इंपोर्ट भी करके दिखाता हूं, ये देख लें। यूज CSVD टू एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स टू ए CSV फाइल, ठीक है। -f के साथ आप फाइल नेम देते हैं, -d के साथ रूट डिस्टिंग्विश नेम देते हैं, ठीक है। -p सर्च का स्कोप बताते हैं, ठीक है। रूट DN का मतलब ये रूट डायरेक्टरी कहां पे है। -p सर्च स्कोप के ये कहां पे ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी। फिल्टर में आप अपनी कंडीशंस लगाते हैं। -l के साथ आप लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स दे देते हैं, आप कहते हैं बस ये एट्रीब्यूट्स जो हैं इन्हें एक्सपोर्ट कर दो। ये इसने आपको जो नीचे कमांड इसने लिखी है, ये एक्सपोर्ट की नहीं लिखी, ये इसने इंपोर्ट की लिखी है। इस कमांड को रन करने से इंपोर्ट होगा, यानी ये जो फाइल नेम लिखा है, ये फाइल आपने बनाई होगी तब आप ये कमांड दे सकेंगे। CSVD -i इसने ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया, -i इंपोर्ट के लिए होता है, -f फाइल नेम के लिए होता है, k भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया, k होता है स्किप ऑन एरर, ठीक है। आपने लेट से ये जो फाइल बनाई थी, इसमें आपने 5 यूजर अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दी थी जिन्हें इंपोर्ट करना है। अब क्या होगा जब वो उन 5 यूजर अकाउंट्स को इंपोर्ट कर रहा है, तो लेट से एक एंट्री ऐसी है जिसमें मिस्टेक हुई हुई है, तो -k का स्विच क्या करेगा, उस एक एंट्री को स्किप कर देगा, प्रोसेस नहीं रुकेगा। तो -k का सिंपल वर्ड्स में मतलब क्या है, स्किप ऑन एरर। यही तमाम चीजें आपको LDIF में भी मिलती हैं, वो भी देख लें, उसके बाद हम इंपोर्ट करके देखते हैं। यूज LDIFD टू एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट्स टू LDIF फाइल, ठीक है। नॉट जस्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। -f फाइल नेम है, D उसी तरह रूट नेम है, R फिल्टर है, P सर्च स्कोप है, L लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं और O लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। ये दोनों एट्रीब्यूट्स के लिए यूज होते हैं। कंडीशनल है, ये आपको मैं बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। यूज LDIFD टू क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देखें, LDIF और CSV में एक डिफरेंस याद रखिएगा कि LDIFD जो है वो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई और डिलीट करने के लिए भी यूज हो सकती है, और जो CSV है वो सिर्फ क्रिएट करने के लिए यूज होती है। मैं अब आपको डेमोन्स्ट्रेशन करवाता हूं, इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। हम फाइल बनाते हैं और उसको इंपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी इस वक्त वर्किंग स्टेट में है, ये आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी है, ठीक है। और हम यहाँ पे नोटपैड में ओपन करता हूं और पहले मैं आपको CSV करके दिखाता हूं, ठीक है। मैं CSVD यूज कर रहा हूं टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। अब CSV में सबसे पहले आप वो एट्रीब्यूट्स लिखते हैं जो आपने यूज करने हैं, DN, और आपको DN अब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पहले आप DN को अंडरस्टैंड कर लें, अदरवाइज आपको फाइल समझ में नहीं आएगी। DN का मतलब होता है डिस्टिंग्विश नेम, ठीक है। डिस्टिंग्विश नेम, जो नेम बिल्कुल यूनिक है। और इसमें आपको, यानी अगर आप मुझसे कहें कि इरफान का डिस्टिंग्विश नेम क्या है, तो इरफान का डिस्टिंग्विश नेम CN इज इक्वल टू इरफान, ठीक है जी। ये जनाब CN इज इक्वल टू इरफान हो गया। उसके बाद आप देखें इरफान किस फोल्डर में है, सेल्स में, जो कि OU है, तो कॉमा डालें, यहां पे लिखें OU इज इक्वल टू सेल्स। उसके बाद देखें ये सेल्स OU कहां पे है, mcse.com में, तो कॉमा डाल के लिखें DC इज इक्वल टू mcse, DC इज इक्वल टू कॉम, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गई। अच्छा, अब अगर मैं सेल्स के अंदर
एक और OU बना देता हूं, न्यू OU, और इसका नाम मैं रख देता हूं नॉर्थ, और जो ये इरफान है इसे मैं मूव करवा देता हूं नॉर्थ में। अब इसका डिस्टिंग्विश नेम क्या हो जाएगा? अब इसका डिस्टिंग्विश नेम होगा CN इज इक्वल टू इरफान कॉमा OU। इमीडिएट पेरेंट आप देखेंगे, इमीडिएट पेरेंट इसका अब नॉर्थ है तो पहले नॉर्थ आएगा कॉमा, देन नेक्स्ट OU क्या है, सेल्स, देन कॉमा DC इज इक्वल टू MCSE कॉमा DC इज इक्वल टू कॉम। ठीक है, ये अब इसका ये डिस्टिंग्विश नेम हो गया। तो डिस्टिंग्विश नेम का जो जनरल फॉर्मेट बनता है वो क्या बनता है कि पहले नंबर पे आप लिखते हैं डिस्प्ले नेम, ठीक है, जिसे हम कॉमन नेम भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे पेरेंट कंटेनर, ये CN भी हो सकता है, OU भी हो सकता है। और उसके बाद क्या है, थर्ड स्टेप में डोमेन कंपोनेंट, ठीक है, और ये DC की फॉर्म में होता है, यानी एक यूजर है उसका डिस्प्ले नेम है अदनान, उसका पेरेंट कंटेनर है मार्केटिंग, और मार्केटिंग क्या है, OU है फॉर एग्जांपल, और उसका डोमेन, उसकी जो डोमेन है, जिस डोमेन में वो बना है वो है support.ct.com। अब इसका डिस्टिंग्विश नेम क्या होगा, CN इज इक्वल टू अदनान होगा कॉमा OU इज इक्वल टू मार्केटिंग कॉमा DC इज इक्वल टू सपोर्ट कॉमा DC इज इक्वल टू CT कॉमा DC इज इक्वल टू कॉम। एक मिनट, कॉमा DC इज इक्वल टू कॉम, ये इसका पूरा डिस्टिंग्विश नेम हो गया। तो ये डिस्टिंग्विश नेम मेंशन करने का तरीका होता है, ठीक है। अब आप देखें कि फाइल जो है वो हम किस तरह बनाते हैं। ये रिकॉर्डिंग में आ गया है। अब मैं फाइल बना रहा हूं जिसको मैं इंपोर्ट करूंगा तो यूजर अकाउंट बन जाएंगे। मैं यहां लिखता हूं CN इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं लिखता हूं DN कॉमा ऑब्जेक्ट क्लास, ठीक है। मैं बिल्कुल इतनी आसान बना रहा हूं कि आप अगर बनाना चाहें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। मैंने खाली दो एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किए हैं, डिस्टिंग्विश नेम, ऑब्जेक्ट क्लास। अब मैं यहां लिखता हूं CN इज इक्वल टू user1 कॉमा DC इज इक्वल टू MCSE कॉमा DC इज इक्वल टू कॉम। बस अब इसके ये पूरी जो है ये वैल्यू है, किस एट्रीब्यूट की वैल्यू है, डिस्टिंग्विश नेम की वैल्यू है ये पूरी, ठीक है। और इसके बाद क्या आना है, ऑब्जेक्ट क्लास आनी है, और दोनों के दरमियान क्या आना है, कॉमा आना है। अब प्रॉब्लम यह है कि इसके अंदर भी कॉमा है, तो फिर क्या करें, इसे कोट्स में कर दें। ये कोट्स में आ गया। अब आप डालें कॉमा और ऑब्जेक्ट क्लास दे दें। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है, यूजर है। मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, Ctrl+C करता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है जी। ये मैंने 20 एंट्रीज दे दी और मैं इसे सेव एज कर देता हूं। सेव एज किया और यहां पे मैंने नाम दे दिया इसका test.csv। ऑल फाइल्स कर दें, C के रूट पे सेव कर दें, ठीक है। मैंने बात को बिल्कुल सिंपल रखा है। मैं चाहता हूं कि आप जब ये काम करें तो आप ये सक्सेसफुली कर लें। और मैंने बनाए कहाँ है, रूट पे, ये यहां पे बना रहा हूं ये अकाउंट में। अगर आप यहां पे यूजर अकाउंट बनाए बन जाएगा ना। ये देखें, मैं ये यूजर अकाउंट मैनुअली बनाता हूं, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि इसका डिस्टिंग्विश नेम क्या होगा। जाहिर है इसका डिस्टिंग्विश नेम होगा CN इज इक्वल टू A। इसकी पेरेंट डायरेक्टरी तो डोमेन है, बीच में कोई OU नहीं आ रहा, डोमेन के अंदर बना हुआ है, ठीक है। तो मैंने भी जो किया है उससे डोमेन के अंदर ये अकाउंट बनने चाहिए। ओके जी, कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, यहां पे लिखें CSVD -i, क्योंकि दिस इज एन इंपोर्ट प्रोसेस, -f
एंड देन टेस्ट डॉट CSV। क्या होना चाहिए? 10 एंट्रीज ऐड हो जानी चाहिए। 10 एंट्रीज मॉडिफाइड सक्सेसफुली, इसे आप सेलेक्ट करें, रिफ्रेश करें, ये आपके पास 11 से लेकर 20 तक यूजर अकाउंट्स क्रिएट हो गए। यही काम अगर आप करना चाहें बाय यूजिंग LDIFD तो वो भी हो सकता है। मैं इस फाइल को इसको सेव मैंने किया हुआ है, मैं अब न्यू करता हूं और अब मैंने सबसे पहले तो लिमिटेशन समझ लें। CSV की लिमिटेशन ये है कि CSV के थ्रू आप ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं, मॉडिफाई और डिलीट नहीं कर सकते, जबकि LDIF से मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हैं। पहला तो ये फायदा है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं ओपन करता हूं इसी फाइल को और ये एंट्रीज मैं सेलेक्ट करता हूं और इन्हें ले जाता हूं उसके अंदर, बल्कि एक भी मिल जाए फिर बाकी तो हम कॉपी कर लेंगे। देखें LDIF में पहली बात तो ये याद रखें कि LDIF में आप जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो लाइन वाइज होगी, यानी DN कॉलन वैल्यू आ जाएगी, ये डिस्टिंग्विश नेम की वैल्यू आ गई, ठीक है। यानी इसकी जनरल फॉर्म क्या है? एट्रीब्यूट कॉलन वैल्यू, फिर एट्रीब्यूट कॉलन वैल्यू, ठीक है जी। ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो मैंने लिखा एट्रीब्यूट DN और आगे उसकी वैल्यू दे दी। अब मैं क्या करता हूं? अब मैं कहता हूं चेंज टाइप। देखें जब आप मॉडिफाई, डिलीट और ऐड सब कुछ कर सकते हैं तो फिर चेंज टाइप भी बतानी पड़ेगी ना। मैंने कहा ऐड कर रहा हूं मैं। उसके बाद मैंने कहा ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है? यूजर। बस ब्रेक लगा दें और कुछ भी नहीं करना। इसको सेलेक्ट करें, ये लें जी 5 बन गए तो 5000 भी बन जाएंगे। यूजर नेम चेंज कर दें क्योंकि इस नाम का यूजर पहले से ही बना हुआ है। 111 हो गया, उसके बाद 112 हो गया, उसके बाद 113 हो गया, उसके बाद 114 हो गया। अच्छा, अब यहां पे एक बात और याद रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि सारे ऑब्जेक्ट एक ही तरह के हों, बल्कि मैं चलें थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशन करता हूं। आई होप कि आप हैंडल कर लेंगे, आप उससे परेशान नहीं होंगे। मैं यहाँ पे यह नहीं रहने दें फिलहाल, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप पहले ही आसान वाली करें, फिर मैं आपको मुश्किल करवाता हूँ। इसको सेव एज करें और इस फाइल का नाम मैं रख देता हूं test.ldf, क्योंकि LDF फाइल की एक्सटेंशन CSV नहीं होगी, LDF होगी। ये मैंने एक्सटेंशन दे दी, सेव कर दिया, कमांड प्रॉम्प्ट पे आए, वही कमांड बस अब एक्सटेंशन LDF है और यहां भी लिख दें LDIFD। ये जनाब 5 एंट्रीज मॉडिफाइड सक्सेसफुली। अगर आप ADS में जाके रिफ्रेश करें तो यहाँ पे यू वुड हैव 5 मोर अकाउंट्स। ये आपके पास 110 से लेके 114 तक है, ठीक है। तो अब इससे एक बात याद रखिएगा कि इससे आप मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहीं पे ये मैं हटा दूं और इधर मैं कह दूं फॉर एग्जांपल डिलीट, इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन, एक मिनट सिर्फ उस्मान, एक मिनट दें, ये जरा डिलीट करके मैं दिखा दूं फिर मैं। ये मैंने जनाब इसमें दे दिया। अब मैं इसे इंपोर्ट करता हूं और आपने देखना है कि वो सारे अकाउंट्स गायब हो जाएंगे। ये जनाब 5 एंट्रीज मॉडिफाइड सक्सेसफुली, यहां आके रिफ्रेश कर रहा हूं, ये 5 अकाउंट्स वैनिश होने चाहिए। ये जनाब वैनिश हो गए। जी उस्मान, क्वेश्चन करें। सर यूजर ऐड करना तो चलें, वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जैसे हम यूजर ऐड करें, साथ हम उसका प्रॉपर्टी दे देंगे जी यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, या फिर अकाउंट इनेबल हो, जैसे अकाउंट क्रिएट हो, या फिर हम कहें कि यूजर का पासवर्ड कभी एक्सपायर ना हो, ये भी हम एट्रीब्यूट साथ दे सकते हैं कि देखिए एट्रीब्यूट्स तो मॉडिफाई आप कर सकते हैं, एट्रीब्यूट मॉडिफाई करना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस हैं। लाइक पासवर्ड आप नहीं दे सकते इसके थ्रू, ठीक है। तो पासवर्ड देना इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि वंस यूजर अकाउंट क्रिएट हो गया तो मैं ये सारे सेलेक्ट करके
प्रॉपर्टीज में जाके मैं यहां से भी तो कह सकता हूं, एक मिनट सिर्फ, ये इसको कोई, लेकिन सर आपकी तो एग्जांपल आसान थी, यानी कि सब यूजर नेम्स बिल्कुल सामने ही पड़े होते हैं ऊपर नीचे, लेकिन अगर उनके नेम्स मुख्तलिफ हैं और 500 यूजर्स हैं तो फिर हमें जाके बारी बारी हर यूजर को चेंज करना पड़ेगा। नहीं देखें आप, मैंने तो एग्जांपल आसान इसलिए बनाई, मैं मुश्किल भी बना सकता था, मैं आपको एक नहीं नहीं मुश्किल भी एग्जांपल बना देता हूं, उससे थोड़ा नहीं सर, आपको मेरे कहने का मतलब है कि यूजर नेम सबका था, यानी कि यूजर 1 2 3 4 5 6 7 सारे सॉर्ट ऑर्डर में पड़े हुए थे, अच्छा अच्छा, लेकिन मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन क्या है। आप ये कह रहे हैं कि यूजर नेम जो है वो इस तरह नहीं है, यूजर 1 यूजर 2 नहीं है, बल्कि इमरान, अदनान, इरफान, ताहिर, ये जी सब कुछ है, तो फिर क्या होगा? आपको पता हाँ है जी कंपनी की का जो एचआर डिपार्टमेंट होता है उसके पास यूजर अकाउंट्स की डिटेल्स होती हैं, जो कि इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी होती है, फाइल होती है, हम्म, और नॉर्मली वो फाइल जो है वो एक्सएलएस फॉर्मेट में होती है, हम्म, ठीक है। और जो एक्सएलएस है दैट कैन बी कन्वर्टेबल टू सीएसवी, क्योंकि दोनों एक्सेल की फाइल्स हैं, ठीक ठीक है। तो आपको लाइक इफ आई से कि आपने 500 अकाउंट्स बनाने थे, और 500 अकाउंट्स बनाने के लिए जो फाइल आपने बनाई उसमें 1 घंटा लग गया, 1 आवर स्पेंड करके आपने वो फाइल कंस्ट्रक्ट कर ली, तो उसके बाद तो एक ही कमांड है ना। लेकिन उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कुछ लोग जो हैं वो लॉग इन होते ही अपना पासवर्ड चेंज करें, कुछ लोग जो हैं वो उनका कभी पासवर्ड एक्सपायर ना हो, ठीक है, कुछ वो लोगों आप का सारी अकाउंट चीजें फिर ऐड कर लेना। जैसे मैंने यही फाइल जो बनाई है, मैं अगर इसे ओपन करूं, मैं यहां से ओपन करता हूं, इसको डाउन सेव कर दें। मैंने सी पे जो फाइल्स बनाई थी, लाइक सी एस वी को, ये अब ये है, इसमें अगर मैं यहां दे देता हूं लाइक एक दो यूजर्स पे कर लें, दो पे हो गया तो फिर बाकी सब पे भी हो जाएगा। एक आपने कहा है कि अकाउंट इनेबल बन जाए, मैं यहां लिख देता हूं यूजर अकाउंट कंट्रोल, ठीक है, नीचे दे देता हूं 512 514। अब प्रॉब्लम ये है, इधर कर दें 5, इधर भी कर दें 5। प्रॉब्लम ये है कि बाय डिफॉल्ट जो पॉलिसी है वो डिसअलाउ कर रही है, ठीक है ना। अभी अगर मैं बगैर पासवर्ड के यहां पे अकाउंट बनाना चाहूं तो क्या मैं बना सकता हूं? मैं नहीं बना सकता। तो अब आपको यह करना पड़ेगा कि आपको फॉर द टाइमिंग उस पॉलिसी को भी रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं जीपीएमसी में जाता हूं, मैं ग्रुप पॉलिसी को मॉडिफाई करता हूं कि यूजर को फ्लेक्सिबिलिटी दे के वो पासवर्ड जो है उसके बगैर अकाउंट जो है वो होस्ट कर सके। मैं इधर डोमेन, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को एडिट करता हूं, और डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी को एडिट करके विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, लोकल पॉलिसी, सॉरी अकाउंट पॉलिसी, और ये पासवर्ड पॉलिसी है, इसको मैं कर देता हूं 0, ठीक है, और लेंथ को भी कर देता हूं 0, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी को भी कर देता हूं डिसेबल्ड, ठीक है। ये पॉलिसी चेंज हो गई। पॉलिसी को रिफ्रेश कर लें, और उसके बाद पहले तो एक अकाउंट खुद बना के देखें, ताकि आपको पता लग जाए कि पासवर्ड पॉलिसी जो है वो इन्फोर्स हो गई है। ये लें जी, अब ब्लैंक पासवर्ड के साथ बन रहा है ना, क्योंकि सीएसवी तो आपको पासवर्ड इंपोर्ट नहीं करने देती। ये मैंने डिलीट इसलिए कर दी ताकि हमारे लिए चेकिंग आसान हो जाए। अब मैं ये दो अकाउंट्स बनाऊंगा, मैं थोड़ी सी और मॉडिफिकेशन करता हूं। मैं यहां कहता हूं इसे स्टेप 1 में कोड्स डालता हूं, मैं कहता हूं ओ यू इज इक्वल टू माई ओ यू, कॉमा डीसी इज इक्वल टू एमसीएसई, कॉमा डीसी इज इक्वल टू कॉम। एंटर किया। अच्छा, यहां कॉमा डाल के मैंने कहा, इसकी क्लास दी मैंने ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। अब ये लाइन क्या करेगी, एक ओयू बना देगी,
और उसके बाद मैं कहता हूं कि cn इज इक्वल टू यूजर 15 जो है वो तुम बनाओ ou इज इक्वल टू माई ou के अंदर। इधर भी मैं कह देता हूं कि ou इज इक्वल टू माई ou, और मैं मॉडिफिकेशन करता हूं। मैं यहां पे एक और एट्रीब्यूट दे देता हूं यूजर अकाउंट कंट्रोल से पहले, और उसमें मैं लिख देता हूं लोकेशन, और मैं इधर लिख देता हूं ny, इधर लिख देता हूं ca। ठीक है जी, अब सेव करें इसे और इसे इंपोर्ट करें। 512 और CS 514 से क्या हुआ? जी 512 और 514 से क्या होगा? 512 से होगा इनेबल और 514 से होगा डिसेबल, इफ आई एम करेक्टली रिकॉलिंग माई मेमोरी। इनमें से एक से इनेबल होता है, एक से डिसेबल होता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 से इनेबल होता है और 14 से डिसेबल होता है। ये आप देख लेना, test.csv 3 एंट्रीज मॉडिफाइड सक्सेसफुली। यहां पे रिफ्रेश करें, एक तो इसने बनाया ou, ये माई ou, और उसके अंदर 2 अकाउंट बनाए। देखें एक अकाउंट इनेबल्ड है, एक डिसेबल्ड है। अब आप देख लें 115 पे आपने क्या दिया था। हाँ जी 512 इनेबल्ड है, 514 डिसेबल है जो मैंने कहे थे। ठीक है, तो अब इनेबल्ड स्टेट में बन गया। लेकिन इवन देन, यानी अगर आप कह रहे हैं कि इसमें कस्टमाइजेशन हो सकती है, तो माय आंसर इज यस, कस्टमाइजेशन हो सकती है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि एवरीथिंग दैट वी परफॉर्म बाय यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, तो उसमें मेरा आंसर होगा कि नहीं, वो सारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इसके लिए आपके पास एक और पावर शेल में आपके पास इतना कंट्रोल है कि उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं, और उसमें हमें काफी सारी कस्टमाइजेशन भी मिल जाती है। हमारे पास एक तरीका होता है, आप लाइक इसे करें क्लोज, आप नोटपैड खोलें, और नोटपैड में जनाब मैं कहता हूं cn इज इक्वल टू नदीम कॉमा ou इज इक्वल टू माई ou कॉमा dc इज इक्वल टू mcsc कॉमा dc इज इक्वल टू कॉम, और उसको सिंपल टेक्स्ट फाइल के तौर पे स्टोर कर दें। सेव एज test.txt जी, ये नहीं, सिंपल टेक्स्ट फाइल है ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं पावर शेल में जाता हूं, और पावर शेल में मैं कहता हूं गेट कंटेंट। ठीक है, c:\test.txt, और करें जरा इसको, देखें क्या कहता है। ये देखें, अब नहीं, ये तो इसने सिर्फ गेट कंटेंट किया है। थोड़ा सा लंबा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा ये पावर शेल के थ्रू भी हो सकता है। लाइक एक एक काम मैं आपको दिखा देता हूं जो यानी इसमें हो जाएगा। अगर मैं लेट से इसी को, ये अकाउंट क्रिएटेड होता और इसको मैं डिसेबल करना चाहता, तो वो मैं इससे कर सकता था। ठीक है, जो फुल कस्टमाइजेशन है ना, उसके लिए आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, वो इससे नहीं होगा। जो आप देख रहे हैं ना CSV और LDIF, इनका स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन स्टिल आपके पास इतनी ऑप्शन है कि आप बहुत सारा काम, लाइक देखें, वंस अकाउंट डिक्लेयर हो गए तो फिर यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, ये काम तो हो जाएगा ना, आप बल्क में सेलेक्ट करके और कर सकते हैं। लेकिन क्रिएशन वाला काम जो है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, वो तो हो गया ना। अब मैं यहाँ पे यूजर्स को सेलेक्ट करके और उनकी लोकेशन, अब देखें यहाँ पे, अब मैंने अभी जो अकाउंट बनाए इनकी लोकेशन आप देखें, लोकेशन भी इनकी NY और CA सेट हो गई होगी। ये आप जाएं जनाब एड्रेस में जाएं, ये देखें ये CA आ रहा है, और इधर आप जाएं तो इधर NY आ रहा है। तो ये एट्रीब्यूट आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सिर्फ पासवर्ड की एक लिमिट है, तो उसमें भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब नए अकाउंट बनते हैं तो उनको पहला पासवर्ड तो आपने खुद बताना होता है। तो आप सारे यूजर्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज में जाएं, और यहां पे ये सेलेक्ट करके बता दें यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एंड नेक्स्ट लॉग ऑन, और उनको बता दें कि उनका इनिशियल पासवर्ड जो है वो ब्लैंक है। जब वो लॉग ऑन होंगे तो वो पासवर्ड अपना चेंज कर लेंगे, और उसके बाद पासवर्ड उन्हें ही पता होगा, किसी और को नहीं पता होगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल और भी तरीके हैं।
लेटर ऑन मैं आपको और भी मेथड बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहीं तक रखें, अदरवाइज बात बहुत मुश्किल हो जाएगी और हम वी आर फार अवे फ्रॉम आवर एक्चुअल कंटेंट, काफी दूर रह गए हम। ये जनाब डीएस कमांड्स, फिर कमांड्स आ गई, इसकी एग्जांपल्स देख लें। डीएस मॉड है, इससे आप यूजर का डिपार्टमेंट मॉडिफाई कर रहे हैं। डीएस गेट है, इससे आप ईमेल जो है उसको व्यू कर रहे हैं। डीएस आरएम से आप रिमूव कर रहे हैं। और जो ये है क्या कहते हैं, डीएस ऐड है, इससे आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप जो है कमांड लाइन टूल्स यूज कर सकते हैं, देख लें इन्हें भी। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना हो तो डीएस ऐड यूजर cn इज इक्वल टू उस्मान कॉमा ou इज इक्वल टू माई ou कॉमा dc इज इक्वल टू mcsc कॉमा dc इज इक्वल टू कॉम, ये कर लें। ये आपके पास जनाब माई ou में उस्मान का अकाउंट आ जाना चाहिए। F5 करें, ये उस्मान आ गया। इसी अकाउंट को रिमूव करना है तो कुछ भी ना करें, सिर्फ स्टार्ट में DSRM कर दें, यस करें, ये जनाब रिमूव हो गया। इधर रिफ्रेश करें, ये गायब हो गया। ठीक है, और उसने मॉडिफाई का कहा है, मॉडिफाई यही डिस्टिंग्विश नेम दें। डेप्थ का स्विच आपको पता हो, मैं यहीं पे यही चीज देखता हूं और इधर मैं कर देता हूं मॉड। ठीक है जी, cn इज इक्वल टू कर देता हूं यूजर 115 और यहां पे क्लोज कर दें, स्पेस IT। ये डेफिनेटली मैंने स्विच के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, DE डेप्टी है, DS mod my ou माई ou के भी स्पेलिंग ठीक है, बिल्कुल सही है। कोट्स खत्म कर दें, कहीं इस पे नहीं उसे एतराज हो। ठीक है, यूजर का पैरामीटर रिक्वायर कर रहा था। वैसे तो डिस्टिंग्विश नेम दे रहे हैं तो उसे नहीं कहना चाहिए था। ऑर्गेनाइजेशन में देखें IT आ गया, ये जनाब IT आ गया। ठीक है, तो रिमूव करने के लिए आपको बता दिया, सिंपली DSRM लिख दें और DS गेट के लिए आप, यानी यही अभी मैंने लिखा है तो मैं अब लिखता हूँ DS गेट और इसी में मैं DS गेट यहाँ पे लिख देता हूँ डेप्थ। देखते हैं क्या करता है DS गेट। ठीक है, ये इसने आपको बता दिया कि डिपार्टमेंट IT है, DS गेट सक्सीडेड। तो ये आपके पास बेसिकली तरीके हैं जो उसने बताए हैं डायरेक्टरी सर्विसेज कमांड्स के थ्रू जो आप मॉडिफिकेशन करते हैं। आगे आ जाएं। अच्छा जी, पावर शेल देख लें। यूजिंग विंडोज पावर शेल कमांड लेट टू मैनेज यूजर अकाउंट, सबसे पहले ये देख लें। ये इसने आपको कमांड्स बताई हैं, ठीक है, जो आप यूज कर सकते हैं, जिनसे आप अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पावर शेल खोल लेता हूं। देखिए, सबसे पहले तो जब आप पावर शेल पे काम शुरू करें ना, तो आपने एक काम करना है। सबसे पहले आपने यहां कमांड देनी है अपडेट हेल्प। ये कमांड क्या करेगी, मेक श्योर कि आपका सिस्टम इंटरनेट पे ऑनलाइन हो। ये इंटरनेट पे जाएगी और आपका जो हेल्प का कंटेंट है उस सबको पॉपुलेट कर देगी। उसका फायदा ये होगा कि उसके बाद आप प्रॉपरली हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये करना है कि अपनी हेल्प को जो है वो पॉपुलेट कर लेना, ताकि फिर आपके लिए चीजें रन करना आसान हो। अगर आप कहीं गलती कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप हेल्प ले सकें। ठीक है, तो अब मैं आपको यहां से कुछ चीजें करके दिखाता हूं जिससे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। मैं इसे कहता हूं गेट AD यूजर डैश फिल्टर स्टेरिक। ये इसने सारे यूजर अकाउंट्स मुझे ला के दिखा दिए। ठीक है, जो इसमें इस वक्त बने हुए हैं वो तमाम अकाउंट्स इसने डिस्प्ले कर दिए। और
अगर मैं इनको लिस्ट फॉर्म में देखना चाहूँ तो मैं पाइप साइन लगा के FL कर दूँ, FT कर दें तो टेबल फॉर्म में आ जाएंगे। ये मेरे पास आ गए यूजर अकाउंट्स। ठीक है, कौन सा इनेबल है कौन सा डिसेबल है ये भी आ रहा है। अच्छा, अब लेट से मैं किसी यूजर की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देखना चाहता हूं, जैसे मैंने वो इमरान यूजर या इरफान था आई थिंक, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो मॉडिफाई की थी। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ गेट यूजर फिल्टर, बल्कि सिंपली प्रॉपर्टीज भी आप दे सकते हैं। आप यहाँ पे दें प्रॉपर्टीज और डिपार्टमेंट, यहाँ पे कर दें इरफान। ये लें जी, इसका डिपार्टमेंट है ही नहीं, इमरान का मेरे ख्याल मॉडिफाई किया। इमरान भी नहीं था, फिर उस्मान होंगे। आईटी किसका दिया था? यूजर 115 का। हाँ जी, यूजर 115, नो प्रॉब्लम। आप यहां पे कर दें यूजर 115, यूजर 115। मिला ही नहीं इसे। हाँ, इसमें एक और इशू है, आप इमरान या इरफान का दें। असल में ये जो यूजर है ना, इनके जो नेम जनरेट हुए होंगे मैं आपको दिखाता हूं, वो ये हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपने जो ग्राफिकली बनाया आप वो दें। इसका मैं आपको बताऊंगा इसका नेम किस तरह सही करना है। आप ताहिर की प्रॉपर्टीज दे दें, लाइक डिपार्टमेंट में यहां पे दे देता हूं आईटी। ठीक है, अब आप देखें ताहिर दे दें, उसमें डिस्प्ले होगा। यहां मैं यूजर 115 की जगह दे देता हूं ताहिर। ये देखें, ये इसने अब डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, इसी तरह न्यू यूजर बनाना चाहें तो न्यू एडी यूजर, आगे उसका नाम दे दें फहीम। ये जनाब इसने बना दिया। ठीक है, यूजर अकाउंट क्रिएट हो गया। ये बेसिकली आपके पास सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको यूज करते हुए आप यूजर को, अगर आप देखना चाहें कि मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी में कौन कौन से कंट्रोल अवेलेबल हैं, मैं क्या क्या मॉडिफाई कर सकता हूं बाय यूजिंग पावर शेल, तो आप यहां पे लिखें गेट कमांड। ठीक है, और आगे स्टैरिक के बीच में लिख दें एडी यूजर, तो ये आपको एडी यूजर से रिलेटेड सारी कमांड्स दिखा देगा। ठीक है, देखें ए गेट यूजर है, सेट यूजर है, रिमूव यूजर है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, और इवन आपको ये इतनी एबिलिटी देता है कि आप पर्टिकुलर चीज को मॉडिफाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यानी फिल्टर लगा के मैं ये भी कर सकता हूं। लाइक मैं एक काम करता हूं, आप यहां पे करें गेट एडी यूजर, और मैं कहता हूं कि मैं यहां से काम करता हूं, इन दोनों यूजर्स को मैं मूव करवा लेता हूं सेल्स में। ठीक है, और सेल्स में मेरे पास इमरान है, इसे मैं मूव करवा लेता हूं माई ओयू में। नॉर्थ में मेरे पास एक यूजर था, इसे मैं मूव करवा लेता हूं माई ओयू में। अब आप माई ओयू में देखें तो माई ओयू में आपके पास दो यूजर अकाउंट्स आ रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों यूजर अकाउंट आपने ग्राफिकली बनाए थे, इनकी अकाउंट जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें कोई परेशान नहीं होना, एक एट्रीब्यूट और आप डिक्लेयर कर लें तो उनके नाम भी जनरेट हो जाएंगे। जब आप LDIF से बनाए ना, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आपने और डिक्लेयर कर लेना है जिसका नाम है सैम अकाउंट नेम, और उसकी वैल्यू दे देनी है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं वैसे आपको बना के सेंड भी कर दूंगा। ठीक है, अच्छा जी, ये इमरान और इरफान है, मैं इन दोनों का डिपार्टमेंट दे देता हूं, मैंने कह दिया जी इनका डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। ठीक है, मैं पावर शेल पे जाता हूँ, पावर शेल में मैं कहता हूँ गेट एडी यूजर डैश फिल्टर स्टैरिक, और आगे मैं कहता हूँ प्रॉपर्टीज में, बल्कि नहीं प्रॉपर्टीज ना दें, आप यहाँ पे करें सर्च बेस
और सर्च बेस के बाद ब्रैकेट डालें और ब्रैकेट में लिख दें डिपार्टमेंट इक्वल टू हमने क्या दिया वहां पे, मार्केटिंग दिया है। नहीं, ये मैंने इसमें पैरामीटर गलत यूज कर लिया। मैं एडी यूजर करता हूँ, गेट एडी यूजर और डैश फिल्टर स्टैरिक हो गया और इधर पाइप साइन लगाता हूँ। इधर एंटर करें तो सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं पाइप साइन लगाता हूँ। पाइप साइन कब यूज होता है, जब एक कमांड का जो रिजल्ट है उसके ऊपर आप दूसरी कमांड चलाना चाहें। तो मैं इसके रिजल्ट के ऊपर एक दूसरी कमांड चला रहा हूं वेयर, और वेयर के साथ मैं कह देता हूं डॉलर अंडरस्कोर डॉट डिपार्टमेंट इक्वल टू, अब लिखें मार्केटिंग। तो अब वो यूजर आने चाहिए जो मार्केटिंग का पार्ट है, MARKETING। स्पेलिंग तो बिल्कुल सही है। फिल्टर मांग रहा है, या तो मैंने वहां स्पेलिंग कुछ और दी है, देखने दें मुझे। MARKETING। अच्छा जी, DEPARTMENT। जब आपको कोई भी आउटपुट ना देना तो इसका मतलब होता है कमांड तो उसने एग्जीक्यूट कर दी है, लेकिन उस कमांड की कंडीशंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट अप्लाई नहीं हो सका। चले एक और काम करते हैं। मैं एक्चुअली आपको कंकैटिनेशन दिखाना चाह रहा था, इसमें जो पाइपलाइनिंग होती है, और उस पाइपलाइनिंग के लिए मैंने इतना लंबी चौड़ी कमांड लिखी थी। मैं यहां पे कर देता हूं गेट यूजर और खाली एंटर करें तो, यानी गेट यूजर डैश फिल्टर स्टैरिक कर दें तो तमाम यूजर्स आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके पास कुछ यूजर्स हैं जिनके हमने डिपार्टमेंट डिक्लेयर किए हुए, ठीक है। तो मैं इसके साथ अगर आप इसके साथ सेट एडी यूजर की कमांड दें, सेट एडी यूजर की, और साथ में मेंशन कर दें डिपार्टमेंट, कोट्स में दे दें फॉर एग्जांपल MC, ठीक है। अब होना ये चाहिए कि तमाम यूजर्स जो थे उन सबका डिपार्टमेंट MC हो जाना चाहिए। मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि पाइपलाइनिंग किस तरह होती है, कि एक कमांड का जो इनपुट है, जो एक कमांड का रिजल्ट है, अगर मैं खाली यहां तक कमांड देता तो तमाम यूजर्स ने मुझे दिखाने थे, ठीक है। यही होना था ना। तो अब जो मैंने किया है उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि इसको तमाम यूजर्स का जो डिपार्टमेंट है वो MC कर देना चाहिए, ठीक है। आप चेक कर लें कि इसने जो है ताहिर का डिपार्टमेंट चेक करें, MC हो गया, ठीक है। बात इवन एडमिनिस्ट्रेटर का भी MC हो गया होगा, क्योंकि आपने तमाम यूजर्स पे को ही इंपोर्ट करके ये काम किया। ये देखें, ये भी MC हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बेसिकली अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल सेट यूजर की जगह रिमूव यूजर कर दूं, रिमूव एडी यूजर, तो सारे यूजर्स रिमूव हो जाएंगे डेफिनेटली। इस वक्त जो मैंने कमांड दी है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर और गेस्ट भी आ रहे हैं और बिल्ट इन अकाउंट रिमूव नहीं होते, इसलिए उन पे एरर जरूर देगा। ये 1 बाय 1 पूछता जाएगा। ये देखें, वो कह रहा है यस टू ऑल करो। अगर मैं ए करता हूं तो यस टू ऑल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो मैं नो कर रहा हूं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर को मैं कर भी नहीं सकता, इसको मैंने नो कर दिया। अब उसने ये देखे ना, पहले एडमिनिस्ट्रेटर पूछा था उसने, 1 बाय 1 सबका पूछ रहा है। अब किसका पूछ रहा है, गेस्ट का।
इसको भी मैं क्या कर देता हूं, नो कर देता हूं। अब मैं कर देता हूं ए, क्योंकि बाकी सबको डिलीट बेशक कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसको यानी किसी अकाउंट पे इसको डिलीट करने में प्रॉब्लम हुई है, इसलिए इसने नहीं किया। दोबारा करें, मैं इसे नो करता हूं, इसे भी नो करता हूं, इसे भी नो करें। ये तो करबरॉस का अकाउंट है ना, ये नहीं डिलीट होगा, ठीक है। KRBTGT, ये थोड़ी डिलीट होगा। नो करें इसे, ठीक है। तो उसने अबॉर्ट कर दिया। बेसिकली यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब भी आप एक कमांड के साथ पाइप साइन के साथ दूसरी कमांड देंगे, तो पहली कमांड का जो आउटपुट होगा वो दूसरी कमांड का इनपुट होगा। मेरा ख्याल है आज तक इतना ही रखते हैं, क्योंकि टाइम भी आपका पूरा हो गया। कल हम यहीं से इसको कैरी ऑन करेंगे। आज जो हमने प्लान किया था उससे हमने कम किया है। ये आपके सामने, ये इसने एक यूजर है और उसका पासवर्ड को इसने फाइल में से इंपोर्ट किया है। पावर शेल का फायदा है कि इसमें पासवर्ड भी आप दे सकते हैं, CSVD और LDIF में आप पासवर्ड नहीं दे सकते। थोड़ी देर में इसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा और आपने कोशिश करनी है कि आप लोग जितना मैंने आज करवाया वो सारे की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कल भी ये इसमें हमने आगे ये देखें कमांड लाइन काफ़ी ज़्यादा है और बल्क ऑपरेशन भी फिर डिस्कस होना है। तो जो प्रॉब्लम आए हो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, मैं स्काइप पे ऑलमोस्ट ऑल द टाइम अवेलेबल होता हूँ। तो प्रैक्टिस करते हुए कहीं कोई चीज़ रुकती है तो फील फ्री टू आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ओके जी, टेक केयर। ये वीडियोस आप 1 घंटे बाद डाउनलोड कर सकेंगे।